नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने ईएमआरएस, केवीएस और एनवीएस के रिगार्डिंग एक स्ट्रेटजी वीडियो लेके आया हूं जो कि टायर 2 के लिए होगा। जैसा कि आप सबको पता है कि टायर 1 का एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है। ईएमआरएस का भी हो गया है, केवीएस का भी हो गया है, एनवीएस का भी हो गया है। तो अब तक आप लोगों ने खुद से एनालिसिस किया होगा, बहुत सारा वीडियोज़ देखा होगा, मैंने भी वीडियोज़ बनाया था टायर 1 का। तो वहाँ से क्लियर हो गया होगा कि किन लोगों को टायर 1, टायर 2 की तैयारी करनी है और किन लोगों को आगे तैयारी को कंटिन्यू करना है और किन लोगों को नहीं कंटिन्यू करना है। तो इसके लिए मैं विशेष टायर 1 के बारे में आज बात नहीं करूँगा। आज मेरा जो टॉपिक रहेगा वीडियो का वो टायर 2 की स्ट्रेटजी को लेकर रहेगा कि टायर 2 हम लोग अगर टायर 2 पे काम कर रहे हैं तो टायर 2 पे हम कैसे टायर 2 का प्रिपरेशन करें इतने कम दिनों में कि हमारा एक सीट सियोर हो जाए, सिक्योर हो जाए, या तो ईएमआरएस में हो जाए, या तो केवीएस में हो जाए, या फिर एनवीएस में हो जाए। तो बारी-बारी से हम इन सब के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, एकदम रियलिस्टिक टू द पॉइंट बात करेंगे। और मेरे को लगता है कि जो भी है, चाहे वो टीजीटी का है, चाहे वो पीआरटी का है, चाहे वो पीजीटी का है, वो मेरे इन स्ट्रेटजी, इन बातों को फॉलो करेगा तो एग्ज़ाम में फॉर श्योर उसे बहुत बेनिफिट होने वाला है। फॉर श्योर बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि हर एग्ज़ाम का कुछ ना कुछ नेचर होता है, कुछ ना कुछ डिमांड होता है। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम का अलग डिमांड होता है, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम का अलग डिमांड होता है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली टायर 2 जो होने वाला है ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस का, उसके स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि कैसे हमें टायर 2 की तरफ आगे बढ़ना है कि एक सीट ईएमआरएस, चाहे केवीएस हो चाहे एनवीएस हो, अगर हम लिख रहे हैं तो हमारा एक सीट सिक्योर हो जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, आप सबको पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है, हमारा जो भी एग्ज़ाम होने वाला है टायर 2 का, ईएमआरएस का या फिर ये केवीएस एनवीएस का, तो ईएमआरएस के एग्ज़ाम में टायर 2 में 40 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जो कि 40 मार्क्स का होगा। सब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा वो 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 4-4 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से 1 इंटू 40 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव मेरा पेपर होगा और सब्जेक्टिव 4 इंटू 15 60 मार्क्स का मेरा सब्जेक्टिव होगा। और ईएमआरएस का एग्ज़ाम ड्यूरेशन आप सबको पता है कि 3 आवर का एग्ज़ाम है टायर 2। सिमिलर मैनर में केवीएस में थोड़ा सा चेंजिंग है ईएमआरएस से। केवीएस और एनवीएस वालों ने क्या किया है कि ऑब्जेक्टिव के नंबर को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। क्या बढ़ाया है? जैसे इसमें 40 ऑब्जेक्टिव आ रहा था तो इसमें 60 उन्होंने ऑब्जेक्टिव कर दिया है, और इसमें जैसे 15 सब्जेक्टिव आ रहा था तो इन्होंने 10 सब्जेक्टिव कर दिया है। और इन्होंने एक और काम किया, जैसा उन्होंने टायर 1 में भी किया था कि आधा घंटा कम टाइम दिया था ईएमआरएस से, टायर 2 में भी उन्होंने वही स्ट्रेटजी फॉलो की है कि 2.5 घंटे का वो पेपर ले रहे हैं। तो केवीएस एनवीएस से थोड़ा सा टाइम के मामले में थोड़ा सा कम टाइम दे रहा है शुरू से ही। ईएमआरएस में टायर 1 में भी आधा घंटा ज़्यादा टाइम था और केवीएस एनवीएस में टायर 1 में भी पहले से आधा घंटा कम टाइम था, तो सेम उन्होंने फॉलो किया है टायर 2 में भी। तो ये 3 घंटे का पेपर होगा, ये 2.5 घंटे का पेपर होगा, लेकिन मोर और लेस दोनों एग्जाम का नेचर एक ही है, क्योंकि दोनों टायर 2 का ही एग्जाम है, दोनों ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का कॉम्बिनेशन है। तो देखिए दोस्तों, हम कैसे अपने एग्ज़ाम के लिए आगे बढ़ेंगे कि हमें लगेगा कि हमारा जो प्रिपरेशन है, हम इस तरह से प्रिपरेशन करें कि हमें लगे कि एक सीट हमारा सिक्योर हो जाए। अच्छा, इस एग्ज़ाम में क्या-क्या मेन पॉइंट है, मैं इस पे डिस्कस करना चाहूँगा आपसे। मेन पॉइंट क्या-क्या है कि हमारा जो नेगेटिव है, इसमें 1/3 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 का। 1/3 नेगेटिव मार्किंग ऑब्जेक्टिव में है, सब्जेक्टिव में तो आप सबको पता है कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो 1/3 का मेरा नेगेटिव मार्किंग है दोनों पेपर में, चाहे वो ईएमआरएस का हो, चाहे केवीएस का हो, चाहे एनवीएस का हो, दोनों में 1/3 का आपका क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है प्लस सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, इसको हम थोड़ा सा तोड़-तोड़ के समझते हैं कि हमें ऑब्जेक्टिव के लिए किस अप्रोच से बढ़ना पड़ेगा और सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए किस अप्रोच से आगे बढ़ना पड़ेगा कि हमारा जो प्रिपरेशन है वो टू द पॉइंट रहे। मतलब किस तरह से बढ़े कि हमें ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे तैयार करना है और सब्जेक्टिव के लिए कैसे तैयार करना है, उसके लिए हम डिटेल में थोड़ा-सा बात करना चाहेंगे। चलिए मैं आता हूँ दोस्तों कि आपको पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करता हूँ कि कैसे बात करना है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए दोस्तों, कुछ किसी भी एग्ज़ाम का ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी के लिए कुछ की रिक्वायरमेंट होता है।
क्या क्या की रिक्वायरमेंट होता है, वही कुछ कुछ पॉइंट जो मेरे को लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है दुनिया के किसी भी ऑब्जेक्टिव पेपर को डील करने के लिए, वही की रिक्वायरमेंट के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। की रिक्वायरमेंट क्या क्या है? पहला जो की रिक्वायरमेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए आपका स्ट्रॉन्ग बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऊपर ऊपर देख रहे हैं और आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे कहानी बेस्ड बच्चे क्वेश्चन तो पूछता नहीं है कि ये फिर जीके है नहीं कि बस ऊपर ऊपर देखो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे पहले कि आपका जो बेस है जो स्ट्रॉन्ग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। दूसरा, कई लोगों को लगता है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो हम रट्टा मार लेंगे। यहाँ नो रट्टाफिकेशन चलता है। पहले वाला जमाना गया जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता था कि डायरेक्ट डाटा बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले रहा है। अब ऑब्जेक्टिव एग्जाम का, हर एग्जाम का ऑब्जेक्टिव नेचर ऐसा हो गया है कि हर एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव के लिए पूरा आपका मतलब ब्रेन डेवलप होना चाहिए। मतलब वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे, रूट लर्निंग आप रट लिएगा, ऊपर ऊपर फार्मूला कर सिर्फ रट लीजिएगा तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में होने नहीं जा रहा है, क्योंकि वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल पूछते नहीं हैं। पूछते भी है तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर पूछते हैं। तो रूट लर्निंग से काम नहीं चलेगा कि आप फार्मूला रट लिए, आपको कोर को समझना पड़ेगा, आपको अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तीसरा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम की एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, बच्चे जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना, वो अंधाधुन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगते हैं। अंधाधुन क्वेश्चन का अटेम्प्ट कि अरे ये लग रहा है, सबको टिक कर देते हैं। तो ऐसे करिएगा तो आपको पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो ऐसे क्वेश्चन करिएगा तो आप बनाइएगा 40 क्वेश्चन, आपका होगा कम से 25 क्वेश्चन सही, 15 का नेगेटिव मार्क, 5 मार्क्स अलग घट जाएगा, आपका मार्क्स आ जाएगा 10। इसी के लिए आपका क्या होना चाहिए इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए, एक्यूरेसी ओवर अटेम्प्ट्स होना चाहिए। आप जिस पे श्योर हो एकदम, उस टाइप के क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्लाइंड तुक्का लगा देना चाहिए। ब्लाइंड तुक्का का इस एग्जाम में कोई जगह नहीं है। ब्लाइंड तुक्का ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई किस्मत साथ नहीं देने देता है कि आप मारिएगा तुक्का और आपका सही हो जाएगा। तो ब्लाइंड तुक्का को तो अवॉइड करना है। मतलब एक्यूरेसी ओवर अटेम्प्ट्स होना चाहिए कि आप अगर मान लीजिए 25 ही क्वेश्चन बनाए तो अगर आपका 25 में 24 सही है वो ज़्यादा बेटर है, ना कि आप 40 बना के और 27 सही कर रहे हैं। क्योंकि 40 बना के आप 27 सही करिएगा तो 13 का आपका नेगेटिव मार्किंग उस 25 पहले वाले केस से भी खराब हो जाएगा। इसी के लिए एक्यूरेसी ओवर अटेम्प्ट होना चाहिए। तीसरा, मेरे पास टाइम मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए इस ऑब्जेक्टिव पेपर को देने के लिए। टाइम मैनेजमेंट स्किल क्या, कि हमको किस क्वेश्चन को कितना टाइम डिवोट करना है। कभी ऐसा नहीं है कि किसी टफ क्वेश्चन आ गया कोई ऑब्जेक्टिव का, या कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया, हम उसमें उलझे रह गए और बाकी लास्ट में पता चला कि हम बाकी क्वेश्चन देख ही नहीं पाए। तो इस एग्जाम में एक रोल प्ले करता है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वक्त कि टाइम मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए। मतलब टाइम मैनेजमेंट स्किल का क्या मतलब है कि हमको कोई भी ऑब्जेक्टिव पेपर को है ना, कोशिश करना चाहिए कि तीन राउंड में सॉल्व करें। पहला राउंड में इजी क्वेश्चन, दूसरा राउंड में मॉडरेट और तीसरा राउंड में टफ क्वेश्चन। क्योंकि इजी और मॉडरेट हो जाएंगे तो थर्ड राउंड में आइएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा, तो टफ क्वेश्चन पे भी आप दिमाग लगा सकते हैं। चौथा, इस एग्जाम में कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन एबिलिटी आपके पास होना चाहिए। ऑप्शन एलिमिनेशन एबिलिटी, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, होता है कि ऐसा कभी नहीं होता है कि सबको 40 का 40 क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन बहुत सारा ऑप्शन आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आपको पता होगा कि 2 ऑप्शन तो पक्का नहीं हो रहा है, ए और डी इसका नहीं हो सकता है। तो उस केस में आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके ऐसे क्वेश्चन में आपको रिस्क ले लेना चाहिए। 2 क्वेश्चन, अगर 2 ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन में आपको रिस्क ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है आपके मार्क्स इंक्रीज होने का, है ना। अगला है, आपके पास क्वेश्चन रीडिंग स्किल होना चाहिए एग्जाम में। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जो क्वेश्चन रीड भी नहीं कर पाते, मतलब समझने में ही टाइम लगा देते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन रीडिंग स्किल होना चाहिए। अब क्वेश्चन रीडिंग स्किल का मतलब आप क्या है मेरे हिसाब से, क्वेश्चन रीडिंग स्किल का मतलब है कि क्वेश्चन में हमेशा कुछ वर्ड आपको दिखता होगा, कीवर्ड नॉट, एक्सेप्ट, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, इस तरह का वर्ड। तो पता चलेगा कि आप सब कुछ सही करके आ रहे हैं, पता चलेगा अरे आप तो लास्ट में वर्ड नॉट नहीं देखे जिसके कारण आपका आंसर गलत हो गया, एक्सेप्ट नहीं देखे आपका आंसर गलत हो गया, इनकरेक्ट आपको बोल रहा था आपने करेक्ट को टिक करके आ गया। तो सब कुछ सही करने के बाद भी आपका एग्जाम का क्या होगा, वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जो की वर्ड है क्वेश्चन में, सबसे पहले उसको अंडरलाइन करना है कि वो नॉट बोल रहा है, एक्सेप्ट बोल रहा है, ऑल बोल रहा है, एटलीस्ट बोल रहा है, एटमोस्ट बोल रहा है, किस तरह
का चीज बोल रहा है, वो कीवर्ड को क्वेश्चन में एनालाइज करना, इसी को बोलते हैं क्वेश्चन रीडिंग स्किल। आपके पास ये होना चाहिए। अगला क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे अभी आप तैयारी में जा रहे हो, अभी आपके पास जैसे 40-50 दिन टाइम है, तो आपको प्रैक्टिस करना है, साथ साथ एनालिसिस भी करना है। जैसे आपने कोई भी टॉपिक उठाया, जैसे आपने रियल नंबर उठाया, सपोज करो मैथ्स का, तो आपको रियल नंबर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो उसको एनालाइज करना है, उसमें कौन सा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसको एनालाइज करना है। बार बार आपको देखना है कि कहाँ आप गलती कर रहे हो, कौन सा कॉन्सेप्ट हो रहा है, इसका और शॉर्ट तरीका हो सकता है कि नहीं, और किसी तरीके से हम सोच सकते हैं कि नहीं। इस तरह से आपको सोचना है, प्रैक्टिस करना है, एनालिसिस करना है। एनालिसिस मस्ट है। सिर्फ सवाल बनाए जा रहे हैं और अपनी गलती को नहीं देख पा रहे हैं तो फिर उस प्रैक्टिस का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि वो गलती आप बार बार करोगे, एग्जाम में फिर वही गलती करोगे घर पे जो कर रहे हो। तो एनालिसिस क्या है, यहाँ पे मस्ट हो जाता है। अभी मैं ऑब्जेक्टिव का बात कर रहा हूँ। इसके बाद आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव बिग क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो अभी से जब तक आपका एग्जाम है, मेरे हिसाब से आपको एमसीक्यू डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। एमसीक्यू डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि एमसीक्यू जो होगा वो प्रैक्टिस हम करें कहाँ से, तो इसके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट सोर्स है। मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ से आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, फिर कैसे एमसीक्यू को एनालाइज करना है, कहाँ आप गलती कर रहे हैं, कहाँ आपका सिली मिस्टेक हो रहा है, सारी बातों को बारी बारी से एनालाइज करना है। वही फिर मैंने लिखा है एनालाइज मिस्टेक को एनालाइज करो। एनालाइज मिस्टेक करने के बाद सिर्फ एनालाइज नहीं करना है, फिर आपको नोट डाउन करना है कि आपका वीक एरिया क्या है, स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, आपका वीक और स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, इसको नोट डाउन करना है। और जिस एरिया में आप वीक है उसको बार बार रिवाइज करना है, बार बार उसको पढ़ना है, पढ़ के उसको फिर से वीक को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग की तरफ लेके जाना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एरिया आपका जो है वहां से तो क्वेश्चन आप कर ही लोगे, जो दिक्कत होगा आपको वीक एरिया में होगा, तो वीक को अभी स्ट्रॉन्ग बनाना है अभी आपको। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव का स्ट्रेटजी है जो एट अ ग्लैंस है, इतना फॉलो होना ही चाहिए, कोई रट्टाफिकेशन नहीं। आपको की एक्यूरेसी होनी चाहिए, आपके पास टाइम मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए, आपके पास ऑप्शन एलिमिनेशन एबिलिटी होनी चाहिए, क्वेश्चन रीडिंग स्किल होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग वर्ड मतलब क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए, प्रैक्टिस करना है, एनालिसिस करना है, ये सारा चीज़ आपको करना ही करना है। ये सारा बात तो ओरल हो गया कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन इन सब के ऊपर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि बोलना नहीं है, करना है। मतलब सिर्फ ये स्ट्रेटजी देखना नहीं है। जैसे एमसीक्यू कर रहे हैं तो आपको एमसीक्यू बना के देखना है, आपको बारी बारी से डेली बेसिस पे 50, 60, 70 एमसीक्यू करना है, फिर एनालाइज करना है। ये नहीं कि बस रीड आउट कर रहे हैं, ऐसे नहीं काम चलेगा, या फिर बस स्ट्रेटजी देख ली, ऐसे भी नहीं काम चलेगा। आपको क्या करना है, इस पर काम करना है प्रॉपर, इस इन सारे चीज़ों पे जो जो की पॉइंट मैंने बोला है उस पर काम करना है आपको, ठीक है। तो ये तो रही ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी। अच्छा, आप पूछोगे कि एमसीक्यू क्वेश्चन करना कहाँ से है, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन जो मैंने कोर बताया है ऑब्जेक्टिव एग्जाम का, आप दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम उठा के देख लो, चाहे सीजीएल का है, एसएससी, चाहे जो भी कोई भी वनडे एग्जाम, इतना स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम टू मैक्सिमम सही होने के प्रैक्टिस पे रहेगा, अगर आप इस तरह से तैयारी करते हो तो, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि इस एग्जाम में सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं आ रहा है, सब्जेक्टिव पेपर भी आ रहा है। तो इस एग्जाम को देने के लिए कुछ सब्जेक्टिव स्ट्रेटजी मेरा क्या होना चाहिए कि अभी हम सब्जेक्टिव का प्रिपरेशन करें तो क्या क्या की पॉइंट दिमाग में रखें। तो मेरा सब्जेक्टिव स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें मैंने कुछ की पॉइंट लिखा है। उसमें आप लोगों का कुछ लोगों का आदत होगा कि वो स्टोरीज टाइप आंसर लिखते हैं। जैसे 10 नंबर का आ गया, पेज भरना है, जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में सब करते थे कि 4 पेज भर देते हैं, 5 पेज भर देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ आपका सिर्फ कॉपी चेक होके आपको डिग्री नहीं देना है, यहाँ पे आपको जॉब दिया जा रहा है। तो वो आपसे बेस्ट आंसर खोजेंगे, आपसे बेस्ट आंसर एक्सपेक्ट करेंगे। तो उस केस में आप सोचो, पैराग्राफ स्टोरीज लिखोगे तो इतनी सारी कॉपीज रहेगी, क्या आपकी कॉपी पे ध्यान जाएगा उनका? नहीं जा पाएगा। तो नो पैराग्राफ स्टोरीज टाइप कभी भी आंसर नहीं लिखना है, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं लिखना है। ऐसा नहीं है कि मैं ये पार्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ, पैराग्राफ स्टोरीज टाइप आंसर किसी भी सब्जेक्ट में आपको नहीं लिखना है। तो लिखना कैसे है आंसर आपको टू द पॉइंट, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के इर्द गिर्द आंसर लिखना है, टू दी पॉइंट आंसर लिखना है। और आंसर लिखने का सब्जेक्टिव एग्जाम का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, वो तरीका मेरे हिसाब से एक बुलेट पॉइंट होता है। आप जो बात पैराग्राफ में 8 लाइन में, 10 लाइन में, 12 लाइन में लिखोगे, बुलेट पॉइंट में उसको आप 4 से 5 लाइन में लिख दोगे और उससे बेटर प्रेजेंटेशन होगा, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि बुलेट पॉइंट बना के आप अपना आंसर लिखने का कोशिश करोगे, ठीक है।
अगला बात क्या है इसमें कि आपका जो आंसर होना चाहिए वो स्ट्रक्चर्ड आंसर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि सीबीएसई एग्जाम ले रहा है और सीबीएसई स्ट्रक्चरिंग पे बहुत ध्यान देता है। कभी आप देखना 10th-12th का ये प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखना, उसमें बताया होगा कि आप ऐसे आंसर लिखोगे तो यहाँ आपको 1.5 मार्क्स होगा मिलेगा, यहाँ हाफ मार्क्स मिलेगा, यहाँ 2 मार्क्स मिलेगा। तो सीबीएसई का ध्यान इन चीज़ों पे शुरू से रहा है और हमेशा वो वही फॉलो करता है मार्किंग करने के लिए। तो आपका आंसर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। अच्छा, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट का क्या मतलब है? हर आंसर को करने का 3 तरीका होता है कि आंसर का इंट्रोडक्शन पार्ट, दूसरा क्या होता है कि आंसर की बॉडी होती है और तीसरा क्या होता है कि कंक्लूजन होता है। तो कोशिश करना है कि जिनका भी सब्जेक्टिव पेपर है, आर्ट्स वाला पेपर है या इस तरह का कोई भी पेपर है, जैसे हिस्ट्री हो गया, कुछ भी हो गया, तो आंसर को आपको 3 पार्ट में लिखना है। एक इंट्रोडक्शन पार्ट उसका लिखना है, फिर उसका बॉडी लिखना है, मतलब कि उसमें क्या-क्या चीज़ पूछ रहा है वो लिखना है, और लास्ट में आपको अपने आंसर को कंक्लूड कर देना है। एक कंक्लूजन पे लेके जाना है कि मेरे आंसर में आप ये कंक्लूजन लिखोगे ना, बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं कि कंक्लूजन क्या लिखना है। आप कंक्लूजन लिखोगे तो आपकी कॉपी भीड़ से अलग दिखेगी, और भीड़ से अलग दिखेगी तो क्योंकि सारों का तो सिलेक्शन होना नहीं है, सिलेक्शन लिमिटेड लोगों का होना है। तो सिलेक्शन उसी का होगा ना जिसका कॉपी भीड़ से अलग दिखेगा, जिसका कॉपी अट्रैक्टिव दिखेगा, जिसका आंसर स्ट्रक्चर्ड होगा। तो इसी के लिए मेरा रहेगा कि आप हर क्वेश्चन को लास्ट में अगर मिले तो कंक्लूड जरूर करना है, कंक्लूजन आपको जरूर लिखना है। ठीक है, और क्या आप ध्यान में रख सकते हो? एक चीज ध्यान में रख सकते हो कि आपको कीवर्ड का यूज करना है, हेडिंग्स का यूज करना है, कीवर्ड हेडिंग्स का यूज करना है और उसको अंडरलाइन भी करना है। अंडरलाइन जैसे कोई साइंटिफिक टर्म आ गया, आप जैसे कोई वर्ड यूज कर रहे हो, कोई साइंटिफिक वर्ड आ गया, कोई ऐसा वर्ड आ गया जो मतलब बहुत अच्छा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ऐसा वर्ड है जो बहुत फेमस वर्ड है, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जैसे आप बहुत बात को कहानी बना के लिखोगे और एक वर्ड लिख दोगे तो वो वर्ड सारे कहानियों का निचोड़ हो जाएगा और वो वर्ड सब कुछ रिफ्लेक्ट कर देगा। तो आपको कीवर्ड हेडिंग पे ध्यान देना है, और जहाँ जहाँ आप कीवर्ड यूज कर रहे हो, अगर आप अभी से हैबिट डालोगे लिख लिख के प्रैक्टिस करने का, तो उस कीवर्ड को आप अंडरलाइन करोगे तो जो कॉपी चेक करेगा ना, उसका आंसर, उसका ध्यान आपके कॉपी पे डायरेक्ट उसी पॉइंट पे पड़ेगा, तो उसको कॉपी चेक करने में आसान होगा। और कॉपी पता है कि आपको इस सब एग्जाम में जहाँ उसको कॉपी चेक करने में दिक्कत हुआ, आपका मार्क्स कटने लगा। जहाँ उनको चेकर को अपने चश्मे को ऊपर नीचे करना पड़ गया, समझिए आपका एग्जाम में मार्क्स कम होने लगा। जितना स्मूथली वो कॉपी आपका चेक कर पाएगा उतना आसानी से आपका मार्क्स आएगा। अगला बात कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? कोशिश करनी है कि आपकी हैंडराइटिंग, मतलब ऐसे नहीं है कि हैंडराइटिंग कंपटीशन तो है नहीं, फिर भी हैंडराइटिंग मैटर करता है इन सब एग्जाम में, सब्जेक्टिव एग्जाम में। तो कोशिश करना है कि आप जितना नीट से नीट, साफ से साफ, एकदम क्रिस्टल क्लियर लिख सको, लिखो एग्जाम में। फिर अगला क्या प्रोसेस है कि आपको डायग्राम और फ्लो चार्ट का यूज करना है। मतलब कि अगर आप कोशिश करो कि कोई चीज़ आप पॉइंट लिखे जा रहे हो और कहीं पे ऐसा है कि कुछ आप फ्लो चार्ट बना के बता दो, कुछ डायग्राम बना के बता दो, तो उस तरह से अगर आप अपने क्वेश्चन को डील करोगे डायग्राम और फ्लो चार्ट के थ्रू, तो वो आपका क्या हो जाएगा कि कॉपी भीड़ से अलग हो जाएगा और कॉपी अट्रैक्टिव दिखेगा। मान लीजिए कि कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन आया, किसी चीज़ पे एनालिसिस करना है, तो अगर आप जान रहे हो कि उससे रिलेटेड कोई केस स्टडीज़ है, आपको जानते हो, कोई एग्जाम्पल जानते हो, इस तरह का कोई चीज़ जानते हो, तो कोशिश करो कि वो रिसेंट केस स्टडीज़ को डालने का, कुछ इस तरह का चीज़ डालने का जो नॉर्मल लोगों से आपकी कॉपी को डिफरेंट बनाए और अट्रैक्टिव बनाए। आप डेफिनेशन यूज कर सकते हो। अगर मान लो कोई हिस्ट्री का कोई टर्म आ गया, नेशनलिज्म, तो सपोज करो कि नेशनलिज्म पे है तो आप नेशनलिज्म के बारे में डायरेक्ट बताओगे, और किसी साइंटिस्ट, किसी अच्छे लोगों का, किसी साइंटिस्ट का, किसी फिलोसफर का आप डेफिनेशन यूज करोगे अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू डैट, तो वो भी एक अच्छा इंपैक्ट डालता है आपके कॉपी पे। तो आपकी प्रेजेंटेशन इस तरह से बेटर हो सकती है। अगला फिर क्या है कि हमें लिखना कितना है। मतलब जैसे सब्जेक्टिव एग्जाम है तो ऐसा नहीं है ना कि लिखते लिखते चले जाना है, कुछ तो लिमिट होगा ना। तो लिमिट क्या है? लिमिट क्या है कि हमारे पास वर्ड लिमिट होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन मेरा 4 मार्क्स का आ रहा है, और टाइम को भी ध्यान में रखना है कि हमको कितने देर में पेपर को कंप्लीट कर लेना है। तो वर्ड लिमिट मेरे हिसाब से जो भी सब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें 70 से 80 वर्ड काफ़ी है। मतलब 70 से 80 वर्ड का मतलब 7-8 लाइन, 9 लाइन मैक्सिमम, ये काफ़ी है आपके लिए एग्जाम में लिखने के लिए। 2D पॉइंट आंसर लिखना है, 7-8-9 लाइन में कंक्लूड करना है, क्योंकि आपको सारा क्वेश्चन को इक्वली लिखना है। ऐसा नहीं है ना कि एक क्वेश्चन को आप लिख लोगे बाकी को छोड़ दोगे, तो आपको टाइम भी डिवोट करना पड़ेगा, वर्ड लिमिट पे भी ध्यान देना पड़ेगा, और ये सब एक दिन में नहीं होगा।
अब घर पे जैसा प्रैक्टिस करोगे 30-40 दिन, वही सेम चीज़ जाके आप एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट होगा आपका, कुछ अलग रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो आपको अपने वर्ड लिमिट पे ध्यान देना है। अच्छा, आप जब आंसर लिख रहे हो ना, मान लो भीड़ में बहुत सारी कॉपी चेक हो रही है, कॉपी चेक हो रही है। अब सब एक ही बात लिखे जा रहे हैं, तो सबको वही मार्किंग मिल रही है। लेकिन अगर आप लिखना स्टार्ट करो, आप कुछ ऐसा फर्स्ट लाइन लिख दो जो कैची है। कैची मतलब क्या है कि जो अट्रैक्ट कर रही है लोगों को, जो औरों से अलग बना रही है। तो कोशिश करना है कि हमारा जो पहला इंप्रेशन पड़े, पहला लाइन हो, वो क्या होना चाहिए, कैची होना चाहिए, मतलब औरों से अलग होना चाहिए। ऐसा कोशिश करना है कि हम अपने एग्जाम में इस चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया सब्जेक्टिव का स्ट्रेटजी कि हमें क्या-क्या फ़ॉलो करना है, para किस तरह से लिखना है, ऑब्जेक्टिव का किस तरह से लिखना है। और अब हम आते हैं कि हमको जो ये करना है, इसका तैयारी कोई भी सब्जेक्ट हो, तो तैयारी करने के लिए कोर क्या तैयारी करना है, कहाँ से तैयारी करना है। अब अभी आपको पता है कि इन्फॉर्मेशन सबको पता है कि अनलिमिटेड है दुनिया में। कहीं से कुछ उठा लिए, कहीं से कुछ उठा लिए, तो आपका टाइम भी बर्बाद हो जाएगा, आप टू द पॉइंट तैयारी कर भी नहीं पाएँगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें मेरा जो स्टडी मटेरियल है, सोर्स है, वो सोर्स क्या होना चाहिए। तो मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, मोस्ट जेन्युइन सोर्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। इतना तो आपको बेयर मिनिमम करना ही करना है, और ये इस एग्ज़ाम की नीड है। ठीक है। तो कैसे आपको डिस्कस करना है, ध्यान से सुनना आप। अब स्टडी मटेरियल में क्या है, आपको भूलना नहीं है हम लोगों को दोस्तों कि ये एग्ज़ाम कौन ले रहा है, सीबीएसई। इसकी कंडक्टिंग एजेंसी कौन है, सीबीएसई। तो हमें सीबीएसई के इर्द-गिर्द ही अपना काम करना पड़ेगा। और सीबीएसई के इर्द-गिर्द काम करने का क्या मतलब है, हमारा स्टडी मटेरियल सबसे पहले एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक होना चाहिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। और ये एनसीईआरटी मेरे हिसाब से ओल्ड वाली एनसीईआरटी होनी चाहिए। अभी जो नई वाली एनसीईआरटी आ गई है छप के, उस एनसीईआरटी में बहुत चीज़ काट दिया गया है। तो उस एनसीईआरटी को आप फॉलो करने के बजाय मेरे हिसाब से अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो, तो ओल्ड एनसीईआरटी मतलब होता है ना कि हर चीज़ का एक चीज बुक होता है जो सबसे ऊपर रखा जाता है। तो इस एग्ज़ाम के लिए ओल्ड एनसीईआरटी को मैं बाइबल बोल सकता हूँ इस एग्ज़ाम के लिए, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। इसको आप किसी भी हाल में इग्नोर नहीं कर सकते, ओल्ड एनसीईआरटी को। इस एग्ज़ाम में क्या कि दुनिया के किसी एग्ज़ाम में इग्नोर नहीं कर सकते हो, लेकिन इस एग्ज़ाम में भी आपको इग्नोर नहीं करना है ओल्ड एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को। दूसरा बात, एनसीईआरटी का एक बुक आता है सारे सब्जेक्ट में, जो भी 10-12 का पेपर देते हैं, या फिर 9-10 का, 11-12 का। एनसीईआरटी की एक बुक बहुत फेमस आती है, एग्जाम्पलर। एग्जाम्पल में कुछ अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, और वो सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चन ही रहते हैं मोस्टली, जो सीबीएसई बार बार अपने एग्जाम में पूछ सकता है। मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट गेस क्वेश्चन जो है, वो आपको यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन मिल जाएगा। तो आप दूसरा एनसीईआरटी करने के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको करना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी सफिशियंट नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है, वहाँ से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मेनली सीबीएसई के लिए ही डिज़ाइन किया गया हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं। इन सब के अलावा एनसीईआरटी में तो कुछ चीज़ लिमिटेड है, तो आपके पास एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक होना चाहिए। जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आर डी शर्मा या फिर आर एस अग्रवाल, इस तरह का कुछ बुक चाहिए आपको। आप सबको अपने अपने सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक पता है कि आपको कौन सा बुक फॉलो करना है, जिस बुक से आपको, जिसमें लैंग्वेज ईजी हो, जिससे आपको आसानी से समझ में आता है, उस तरह का कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक आपको रखना है, क्योंकि डिटेल्ड में देखने के लिए कभी कभी। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको किसी भी एग्जाम को टैकल करने के लिए उसका पीवाईक्यू मस्ट होता है, मस्ट डू होता है चीज़, क्या, पीवाईक्यू। तो आपको इस एग्जाम के लिए कौन कौन पीवाईक्यू, किस किस एग्जाम का पीवाईक्यू देखना है, सारे एग्जाम का पीवाईक्यू आपको नहीं देखना है। आपको देखना है जो जो एग्जाम सीबीएसई कराती है मोस्टली उसका पीवाईक्यू। तो केवीएस का आपको पीवाईक्यू देखना है, एनवीएस का पीवाईक्यू देखना है, ईएमआरएस का पीवाईक्यू देखना है। इन तीनों का पीवाईक्यू तो देखना ही देखना है। अभी तक जितना एग्जाम हुआ है, आप जिस भी सब्जेक्ट के है उसका पीवाईक्यू देखना है, बनाना है, सॉल्व करना है। आप चाहो तो थोड़ा सा सेफर साइड जाने के लिए, हालांकि DSSB का पेपर केवीएस एनवीएस से थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में टफर साइड आता है, तो आपको लगता है कि कभी पेपर टफ आ सकता है, थोड़ा आपको लगेगा कि अगर मेरी तैयारी अच्छी हो गई है, तो आप अब उस सब्जेक्ट के DSSB दिल्ली का जो है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो एग्जाम करवाती है दिल्ली में टीचर के लिए, उसका पेपर आप देख सकते हो DSSB का। लेकिन इसको कब देखना है, जब आपका केवीएस एनवीएस ईएमआरएस का पूरा हो जाए तब। इसके बाद आप क्या देख सकते हो, सीबीएसई का पीवाईक्यू क्वेश्चन। जैसे 10th में हो तो 10th का लास्ट 5 साल का, 12th में हो तो 12th में लास्ट 5 साल का, या फिर 9th में हो तो 9th में लास्ट 5 साल का क्वेश्चन देखना है।
अच्छा, सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है तो आपको पता होगा कि सीबीएसई अपने अंदाज के लिए जाना जाता है। वो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है स्टेट बोर्ड की तरह। तो वो हमेशा क्वेश्चन पूछता है सिनेरियो बेस्ड, केस बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो आपको सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक से खोज के केस बेस्ड क्वेश्चन करना है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन करना है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो ये मिलेगा कहाँ? ये आपको सीबीएसई पीवाईक्यू क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। अब चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। चैट जीपीटी पे बोलोगे उस सब्जेक्ट का आपको केस बेस्ड क्वेश्चन बना के दे देगा। गूगल पे बहुत सारा सोर्स है, दीक्षा एक करके ऐप है, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो इन सब को जो मैंने बताया है, इसके अलावा भी करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन उतना टाइम है नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम मुझे लगता है 40 से 50 दिन में हो जाएगा मैक्सिमम। तो इतने दिन में इतना चीज़ तो आपको बेयर मिनिमम करना है। और इससे ज़्यादा चीज़ मैं बोलने के लिए क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको सिर्फ एक बार पढ़ना नहीं है, पढ़ने के बाद उसको क्या करना है, रिवीजन भी करना है। रिवीजन की होता है किसी भी एग्ज़ाम का, रिवीजन भी करना है। इसी के लिए आप अगर इतने टाइम में अगर इतना भी कर लेते हो, और जिस स्ट्रेटजी से मैंने बताया है, जिस राइटिंग टेक्निक से बताया है, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए जिस ऑब्जेक्टिविटी का मैंने यूज किया है, उसको अगर ध्यान में रख के अगर आप सॉल्व करते हो, लिखते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आपका एग्ज़ाम फॉर श्योर बहुत अच्छा जाएगा और आप एक सीट ले लोगे, केवीएस, एनवीएस, चाहे ईएमआईएस, कहीं भी। ठीक है, चलिए। हाँ, ये सब अगर लगे कि आपको हो गया है, तो फिर आपको आना है मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट आपको कहाँ से करना है? मॉक टेस्ट आप कहीं से भी कर सकते हो, टेक्स्ट बुक से कर सकते हो। मोस्ट रेलिवेंट यहीं का मॉक टेस्ट रहता है, तो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट यहीं का है, तो यहाँ से आप टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट कर सकते हो। या फिर आप किसी टीचर का कोर्स लिए हो, आपको लगता है कि टीचर रेलिवेंट है, इतने दिन में अगर करवा देगा, तो वहाँ से आप मॉक टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सारी स्ट्रेटजी हो गई, लेकिन इस स्ट्रेटजी को तो हमें इम्प्लीमेंट भी करना है। तो इम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे इस स्ट्रेटजी को? इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको डेली कोशिश करना है। एग्ज़ाम का टाइम कम है, 70 से 80 ऑब्जेक्टिव डेली। टॉपिक कोई टॉपिक का थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लो, रेफरेंस बुक से पढ़ लो। 70 से 80 ऑब्जेक्टिव डेली आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कहाँ से करना है? ऊपर मैंने सोर्स बताया है, वहाँ से करना है आपको। क्योंकि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम भी हो रहा है, एग्ज़ाम में आपको 15 क्वेश्चन लिखना है, तो कोशिश करना है कि 7 से 8 क्वेश्चन डेली आप लिखो। डेली अनसीन 7 से 8 क्वेश्चन लिखो, कोशिश करो। अभी तो क्वेश्चन का पे लिमिटेशन है नहीं, क्वेश्चन तो आपको अनलिमिटेड मिल जाएगा किसी भी टॉपिक पे। तो कोशिश करो कि 7 से 8 क्वेश्चन आप डेली लिखो, फिर लिख के एनालाइज करो कि आप कैसे लिख रहे हो, क्या सुधार कर सकते हो, क्या प्रेजेंटेशन हो सकता है। ये छोटी छोटी जो भी चीज़ें हैं, उन सब पे अगर आप ध्यान दोगे, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें एडअप होके आपके प्रेजेंटेशन को, आपके पेपर को ओवरऑल बहुत अच्छा बनाएगी, जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने के बाद एनालिसिस मस्ट है। इसमें सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर लेना, एनालिसिस करना है। ऑब्जेक्टिव बना रहे हो तो सोचना है कि क्या इससे भी आसान कोई तरीका हो सकता है, कोई और शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं। कोशिश करना है, क्या कोई दूसरा तरीका हो सकता है, क्या यही सबसे बेस्ट मेथड है, हो सकता है। ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक को ध्यान में रखना है। तो बहुत सारी चीज़ों को हमको सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्ट को प्रैक्टिस करना है, उसका एनालिसिस करना है, जो वीक एरिया है उसको लिखना है, और वीक एरिया पे अपना काम करना है। आंसर राइटिंग में 7-8 आंसर डेली लिखना है, और 7-8 आंसर वही कोशिश करना है 8-9 लाइन में ही लिखे, और उसके प्रेजेंटेशन को देखना है कि आप कहाँ तक इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं एक आपको सैम्पल आंसर राइटिंग दिखा रहा हूँ। ये जो सैम्पल आंसर राइटिंग है, ये मैथ्स के मैं एक क्वेश्चन का आपको सैम्पल आंसर राइटिंग दिखा रहा हूँ। और देखो, ये सैम्पल आंसर राइटिंग मैं उसका दिखा रहा हूँ। ये बच्चा सीबीएसई में 10th क्लास में टॉप किया था, मतलब इसको लगभग शायद 99.5% आया था। तो उस बच्चे का मैं एक क्वेश्चन का आपको सैम्पल आंसर राइटिंग दिखा रहा हूँ। अब देखो कि सीबीएसई में कैसे लिखा जाता है तो नंबर पूरा मिलता है। जैसे एक क्वेश्चन है, प्रूव डेट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखो इस लड़के का प्रेजेंटेशन क्या है, उसने एज्यूम किया है, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से कर रहा है √5 को रेशनल। उसने सारी बातों को क्रिस्टल क्लियर लिखा है, कोई भी डॉट, बहुत सारा डॉट है ना, कोई भी डॉट को
हर डॉट उसका कनेक्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कहीं पे भी पढ़ने पे आप पढ़ के देखोगे, जो मैथ्स वाले हैं उसे समझ में आ जाएगा कि पढ़ के देखोगे तो लगेगा कि उसने कितने परफेक्शन से आंसर लिखा है, टू द पॉइंट लिखा है, सिंबल का प्रॉपर यूज किया है, लास्ट में क्या प्रूव करना है, क्या कंक्लूड करना है, सब कुछ करके देख दिया है उसने। तो आपका आंसर कुछ इस मैनर में होता है। तो जैसे ये मैंने मैथ्स का आपको सैम्पल क्वेश्चन दिखाया है, आप चाहो तो अपने सब्जेक्ट का भी सैम्पल आंसर राइटिंग देख सकते हो। कहाँ से देखोगे? सीबीएसई का जो टॉपर बच्चा होगा उसका कॉपी निकाल लेना, आप गूगल से निकाल लेना, या फिर कोई सैम्पल पेपर में आपको मिल जाएगा। उसका आंसर देखो कि वो कैसे लिख रहा है और कोशिश करो कि उसी के इर्द गिर्द आप अपना आंसर लिखने का। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मैंने एक जनरल स्ट्रेटजी बताया है आपको कि टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो चाहे पीआरटी हो, उसका जनरल स्ट्रेटजी क्या होगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट का स्पेसिफिक आपको वीडियो चाहिए, जैसे टीजीटी पीजीटी मैथ्स का चाहिए या फिर किसी भी सब्जेक्ट का स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट करें, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर लेना। एक नंबर दे रहा हूँ मैं, इस पे मैसेज कर लेना। इस पे एक टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक भेजूँगा, आप वहाँ से जुड़ जाना और इस एग्ज़ाम का स्ट्रेटजी डे बाय डे में हम लोग कुछ काम करेंगे, उस पे डे बाय डे वर्क करेंगे। इसके लिए आपको एक नंबर भी शेयर कर रहा हूँ, आप उस पे जुड़ के आप अपनी तैयारी मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हो। और मैंने जितना बात बताया, अगर आप उस पे फोकस करोगे, अभी से फोकस करोगे, छोटी-छोटी बातों पे ध्यान दोगे, तो आपका सिलेक्शन फॉर श्योर होगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको किसी को भी लग रहा है कि आपको किसी सब्जेक्ट का प्रॉपर वीडियो, स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर देना। अगर आपको जुड़ना है तो मेरे नंबर पे मैसेज कर लेना। बाकी सब तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद।